इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, एरे को डिक्लेयर करते हुए इनिशियल वैल्यूज देना। बाय डिफॉल्ट एरे में सारे जीरोस रहते हैं। अब मुझे अगर वैल्यूज देनी हो तो कैसे देते हैं? dim k राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एज इंटीजर इक्वल टू 2 3 6 4। तो इससे 4 एलिमेंट की एरे इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर मैं ऐसा लिखूं dim j ऑफ 4 तो उस केस में, और फिर इनिशियलाइज करूं तो उस केस में एरर आएगा। इसका मतलब अगर आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो तो डिक्लेयर करते हुए आपको अपर बाउंड नहीं देना है। ऊपर अपन ने अपर बाउंड नहीं दिया तो सही चला, नीचे मैंने अपर बाउंड दिया तो एरर आएगा। अब dim w एज इंटीजर, ये मैंने एरे डिक्लेयर करी, इक्वल टू न्यू, इसको मेमोरी अलोकेट करी न्यू से, न्यू इंटीजर 4। 4 का मतलब 5 एलिमेंट की एरे होगी 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे मुझे 5 वैल्यूज भी देनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं 5 से कम या 5 से ज्यादा वैल्यूज दूंगा तो एरर आएगा। तो न्यू का यूज करके जब अपन एरे को मेमोरी अलोकेट करते हैं उस केस में अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपर बाउंड दे सकते हैं। अपर बाउंड मैंने 4 दिया तो 5 एलिमेंट की एरे डिक्लेयर होगी। तो यहाँ पे मुझे 5 वैल्यूज देनी कंपलसरी। अगर मैं 5 की जगह 6 वैल्यू या 4 वैल्यू दूंगा तो कंपाइल करने पे एरर आएगा। अब एरे के एलिमेंट्स, W नाम की एरे है, उसके अंदर ये 5 एलिमेंट है। इसको मुझे प्रिंट करवाना है तो मैंने फॉर ईच लूप चलाया। फॉर ईच p इन W में से एक एक वैल्यू p में आएगी और उसको मैंने प्रिंट करवा दी। इसमें कुछ नया नहीं है, ये लूप अपन पहले भी यूज कर चुके हैं। एरे के फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक अपने आप चलेगा। अब एरे को जब अपन डिक्लेयर कर रहे हैं dim n एज इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, इसका मतलब ये है मैंने एरे को मेमोरी अलोकेट कर दी, लेकिन मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजर्स तो दिए नहीं है, ना यहाँ अपर बाउंड दिया है। तो इस एरे की लेंथ क्या होगी? 0। n डॉट लेंथ, इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट। फिर मैंने यहां लिखा dim a एज इंटीजर इक्वल टू 105। अब n नाम की एरे को मैंने सेपरेट लाइन के अंदर, सेपरेट स्टेटमेंट के अंदर इनिशियलाइज किया, n इक्वल टू न्यू इंटीजर 104 a 671। तो 0 इंडेक्स पे 104 आएगा, 1 इंडेक्स पे a आएगा, a का मतलब a की वैल्यू मतलब 105, 2 इंडेक्स पे 6, 3 इंडेक्स पे 71। इसका मतलब अपन एरे को इनिशियलाइज करते हुए वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ a वेरिएबल यूज किया। फिर मैंने इस एरे के कंटेंट्स को प्रिंट करवाया। फॉर ईच p इन n में से एक एक वैल्यू p में आएगी। तो पहली बार 104, दूसरी बार a मतलब 105, फिर तीसरी बार 6 और चौथी बार 71। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। 2D एरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे? अब 2D एरे को पहले तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? dim d राउंड ब्रैकेट्स ओपन कॉमा राउंड ब्रैकेट्स क्लोज, ये इसका डिक्लेरेशन का तरीका है। फिर न्यू इंटीजर 2,3, ये इसका मेमोरी अलोकेशन का तरीका है। 2,3 का मतलब 2 लास्ट रो 2 होगी और फर्स्ट रो 0 होती है, तो 0 1 2 3 रो हो गई। 3 का मतलब लास्ट कॉलम 3 होगा और फर्स्ट कॉलम 0 होता है, तो 0 से 3 मतलब 4 कॉलम हो गए, तो 3 रो और 4 कॉलम। अब यहाँ पे मैंने ये फिर जो मैंने ये वैल्यूज दी हैं 2 1 3 और 31, ये 1 नंबर की रो के लिए है। फिर ये जो वैल्यूज दी हैं 3 4 2 और 8, ये 2 नंबर की रो के लिए है।
तो 0 रो के लिए 4 वैल्यूज, 1 रो के लिए 4 वैल्यूज, 2 रो के लिए 4 वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पे किसी भी रो में 4 से कम या ज्यादा वैल्यू दूंगा तो एरर आएगा। अगर मैं 3 रो जो मैंने यहाँ पे दी है उसकी जगह मैं 2 ही रो की वैल्यू या 3 की जगह 4 रोज की वैल्यू दे दूं तो भी एरर आए कंपाइल करने पे। अब इसके जैसा मैंने आपको बताया कि इसके रो इंडेक्स होंगे 0 से 2 तक, कॉलम इंडेक्स होंगे 0 से लेकर 3। अब रोज और कॉलम्स देना अपने को क्या है, ऑप्शनल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे रोज और कॉलम्स नहीं देता हूं तो भी चलेगा, लेकिन कॉमा तो आपको लगाना पड़ेगा। डिक्लेयर करते हुए भी कॉमा लगेगा और यहाँ पे भी कॉमा लगेगा, भले आप काउंट ऑफ रोज और कॉलम्स मत दो। अब जैसा कि अपन यहाँ देखें, देम क्यू एज इंटीजर, अब की बार मैंने न्यू लगाया ही नहीं, मैंने डायरेक्टली ये दे दिया। मैं पहली रो के लिए 4 वैल्यू, दूसरी रो के लिए 4 वैल्यू, तीसरी रो के लिए 4 वैल्यू। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहली रो में आपने जितनी वैल्यूज दी हैं तो बाकी रोज में भी उतनी उतनी वैल्यूज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता मैं कि पहली रो में 4 वैल्यू दे दूं, दूसरी में 3 दे दूं, तीसरी में 5 दे दूं। तो जितनी वैल्यूज आपने फर्स्ट रो के लिए दी हैं उतनी ही वैल्यूज आपको बाकी रोज के लिए भी देनी है, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। एरे के अंदर के डेटा को मुझे प्रिंट करवाना है, तो बाहर वाला लूप चलेगा 0 से लेकर डी डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ 0। गेट अपर बाउंड ऑफ 0 क्या रिटर्न करता है, लास्ट रो इंडेक्स। तो इस केस में लास्ट रो इंडेक्स क्या है, 2। और अंदर वाला लूप चलेगा 0 से लेकर डी डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ 1। गेट अपर बाउंड ऑफ 1 क्या रिटर्न करता है, लास्ट कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स क्या है, 3। तो बाहर वाला लूप चलेगा फॉर रो इक्वल टू 0 टू 2, अंदर वाला चलेगा फॉर कॉल इक्वल टू 0 टू 3। अब मैंने यहाँ प्रिंट करवाया console डॉट राइट डी ऑफ रो कॉमा कॉल। तो पहली बार 0 रो 0 कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी 2, ये वैल्यू। फिर उसके बाद टैब, फिर नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी मतलब 5, ये वाली। फिर टैब क्या प्रिंट होगा, 65। फिर टैब क्या प्रिंट होगा, 3। तो जब ये एक रो की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी तो ये वाला लूप एंड हो जाएगा कॉलम वाला। तो मैंने दिया console डॉट राइट लाइन, तो ये अगली लाइन में आ जाएगा, मतलब इस जगह। और अब ये वापस ऊपर जाएगा, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 रो की जो 4 वैल्यूज हैं वो टैब का सेपरेट करके प्रिंट होंगी, 2, 1, 3 और 31। तो जब कॉलम वाला लूप 4 बार चलेगा उसके बाद वापस से console डॉट राइट लाइन नई लाइन में आएगा। नई लाइन में आने के बाद रो नंबर 2 की 4 वैल्यूज मतलब 3, 4, 2 और 40 को टैब से सेपरेट करके प्रिंट करेगा। तो 2D एरे को प्रिंट करवाने का वही तरीका है जो आपने दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, लेकिन बस यहाँ पे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स कॉमा से सेपरेट होके एक ही राउंड ब्रैकेट्स में आते हैं। सी प्लस प्लस जावा जो आपने पढ़ी थी उसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, पहले में रो इंडेक्स आता है और दूसरे में कॉलम इंडेक्स आता है। तो जो उसमें होता है अलग अलग रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स देने का, वो इसमें नहीं है। इसमें एक ही राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रो और कॉलम दोनों इंडेक्स देंगे, और जो आप बैकस्लैश टी से सेपरेट करते हो उसकी जगह वीवी टैब आता है। और console डॉट राइट लाइन न्यू लाइन में शिफ्ट करने के काम में आता है, ये बैकस्लैश एन जैसा है। नेक्स्ट है 2D एरे में यूजर से इनपुट कैसे लें। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए ज्यादा कुछ नया नहीं है। मैंने एक एरे डिक्लेयर करी डिम डी कॉमा एज इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर 2,3। तो इससे 3/4 की एक एरे डिक्लेयर हो, 3 रो और 4 कॉलम, और ये देने जरूरी है कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। अब मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो वापस से 2 लूप चलेंगे, पहला वाला रो वाला और दूसरा वाला कॉलम वाला। रो वाला जो लूप चलेगा वो गेट अपर बाउंड ऑफ 0 तक चलेगा, कॉलम वाला गेट अपर बाउंड ऑफ 1 तक चलेगा।
अब मैंने यहाँ अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर वैल्यू फॉर डी, ये तो ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, एंड रो एंड कॉमा एंड कॉल। तो अब इससे क्या होगा वो अपन देखें। सबसे पहले जो मैसेज आएंगे, मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा वो देखते हैं अपन। मैसेज के अंदर लिखा हुआ आएगा एंटर वैल्यू फॉर डी राउंड ब्रैकेट्स ओपन, ये तो एज इट इज आएगा, एंटर वैल्यू फॉर डी राउंड ब्रैकेट्स ओपन। इसके बाद रो की वैल्यू आएगी, रो की वैल्यू क्या है 0। इसके बाद डबल कोट्स में कॉमा दिया है तो कॉमा एज इट इज आएगा, फिर एंड कॉल, तो कॉल की वैल्यू आएगी 0। इसके बाद मैंने डबल कोट्स में क्या दिया है, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज कॉलन कॉलन। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, एंटर वैल्यू फॉर डी ऑफ 0 0। फिर इसके बाद जब अगली बार लूप चलेगा तो मैसेज क्या आएगा, यहाँ पे डी ऑफ 0 0 की जगह डी ऑफ 0 1। इसके लिए अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे रो और कॉल वेरिएबल्स को यूज किया है। एक तो मेरा रो वेरिएबल है और दूसरा मेरा कॉल वेरिएबल। तो जो रो और कॉल वेरिएबल लिए हैं मैंने, उनको डबल कोट्स में नहीं लिखा है और बाकी सब डबल कोट्स में। तो जो एंटर वैल्यू फॉर डी राउंड ब्रैकेट ओपन, ये डबल कोट्स में, ये एज इट इज आएगा, फिर ये कॉमा एज इट इज आएगा, और फिर राउंड ब्रैकेट्स क्लोज कॉलन कॉलन एज इट इज आएंगे। जबकि रो और कॉल की वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर वैल्यू फॉर डी ऑफ 0 0 0 1 0 2। ये मैसेज चेंज होता जाएगा। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए console डॉट रीडलाइन काम में आता है। यूजर जो भी इनपुट देगा वो डी ऑफ रो कॉल में असाइन हो जाएगा। पहली बार 0 0 में, फिर 0 1 में, फिर 0 2 में। ये वर्किंग वही है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है 2D एरे में इनपुट लेने की। बस चेंज क्या है, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट्स के अंदर रो और कॉलम इंडेक्स दोनों आएंगे। नेक्स्ट, जो यूजर ने इनपुट दिया वो डिस्प्ले करवाना, तो वो लूप अपन ने पहले जैसा ही चलाया। बाहर वाला लूप 0 से लेके गेट अपर बाउंड ऑफ 0 तक, अंदर वाला 0 से लेके गेट अपर बाउंड ऑफ 1। और एक एक वैल्यू को, मतलब डी ऑफ रो कॉलम को मैंने टैब का यूज करके सेपरेट करके डिस्प्ले करवाया, और फिर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए console डॉट राइट लाइन दिया। अब ये तो हो गया आउटपुट वाला, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब कुछ असाइनमेंट्स देखें अपन। आपको क्या करना है, 5 इंटीजर्स का इनपुट लेना है एरे में, फिर एक और इंटीजर का इनपुट लेना है और उसको सर्च करना है कि वो एरे में कितनी बार है। मान लो पहले 5 इंटीजर यूजर ने दिए, ये 7 17 7 10 और 20। सर्च करने के लिए दिया मैंने 7, तो 7 एरे में कितनी बार है, 2 बार, यहाँ और यहाँ। तो काउंट के अंदर क्या आ जाना चाहिए, 2। अब अगर नंबर एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, मान लो मैंने सर्च करने के लिए दिया 25, तो 25 इस एरे में नहीं है, तो मैसेज आ जाना चाहिए 25 नॉट फाउंड इन एरे। तो ये तो 1D एरे का असाइनमेंट था। 2D एरे अपने को 9 इंटीजर्स का इनपुट लेना है, 2D एरे ऑफ 3 into 3, 3x3 की 2D एरे में इनपुट लेना है और हर रो का सम करना। 5 50 और 4 का सम 59, ऐसे 6 10 2 का सम 18, 9 7 3 का सम 19। तो इस तरीके से अपने को जो भी यूजर ने नंबर्स दिए हैं हर रो का अपने को सम करना है। अब VB.NET के अंदर एरेज जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। यूनिडायमेंशनल एरे मतलब 1D एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन हो, जिसका एग्जांपल अपन ने 2D एरे करा है, जिसमें हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं, काउंट ऑफ कॉलम्स। तीसरी होती है जैक्ड एरे, जिसमें हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं। पहली रो में 3 कॉलम, दूसरी में 4 कॉलम, तीसरे में 6 कॉलम। तो अब वो एरे किस तरह से बनाएंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। अपन कर रहे हैं जैक्ड एरे। जैक्ड एरे होती है एरे ऑफ एरेज। कैसे, वो अपन देखें। इसको डिक्लेयर करने का तरीका होता है डिम डी ऑफ 2। इसमें रो लास्ट रो इंडेक्स 2 हो, कॉलम इंडेक्स दिया नहीं है मैंने,
तो ये दे भी नहीं सकते कॉलम इंडेक्स। ये 3 रोज की एरे डिक्लेयर हो। अब हर रो में नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे उसमें अपने को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऐसे डी ऑफ 0 इक्वल टू न्यू इंटीजर 3, मतलब 4 इंटीजर्स की एरे और ये उनकी वैल्यूज। डी ऑफ 1 इक्वल टू न्यू इंटीजर, अपर बाउंड नहीं दिया, 3 वैल्यूज दिए मैंने, तो 3 वैल्यूज जो होंगी वो रो नंबर 1 में स्टोर। डी ऑफ 2 में मैंने 5 दे दिया अपर बाउंड, तो इसमें 2 नंबर की रो में 6 वैल्यूज। तो इसका मतलब हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स एक तरह से अलग अलग है। इसको अपन कहते हैं जैक्ड एरे। जैक्ड एरे को डिक्लेयर करने का तरीका 2 अलग अलग राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं, और इसके एलिमेंट्स को जब एक्सेस करते हैं तो भी 2 अलग अलग राउंड ब्रैकेट लगते हैं। अभी अगर मैं लिखूं यहाँ डी डॉट लेंथ, तो डी जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। अगर मुझे स्पेसिफिक रो की लेंथ चाहिए तो डी ऑफ 0 डॉट लेंथ, console dot write line count of columns in row 0 is d of 0 dot length। तो d of 0 की लेंथ कितनी है 4। d of 1 की लेंथ प्रिंट करवाएंगे तो कितनी है 3। d of 2 की लेंथ प्रिंट करवाएंगे तो कितनी है 5 6। d of 2 की लेंथ कितनी है 6, 0 से लेके 5 तक। तो इसमें हर रो में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो अपन इस तरीके से पता लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 रो के लिए तो वैल्यूज दे दी है, तो ये स्टोर होंगे। 1 रो में भी दे दी है। 2 रो में मैंने अपर बाउंड 5 दिया है, मतलब 6 एलिमेंट होंगे और इसमें बाय डिफॉल्ट जीरोस होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब अपन एरे को मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं इंटीजर एरे को, तो बाय डिफॉल्ट उसमें जीरोस होंगे। अब इस एरे को प्रिंट करवाने का तरीका अलग। फॉर रो इक्वल टू 0 टू डी डॉट लेंथ माइनस 1। डी डॉट लेंथ क्या है 3, तो बाहर वाला लूप चलेगा 0 से लेकर 0 टू 2। अब अंदर वाला लूप कितनी बार चलना चाहिए 0 से लेकर जितनी भी डी ऑफ रो की लेंथ है -1। जैसे रो नंबर 0 की लेंथ 4 है, तो डी ऑफ 0 की लेंथ 4 है, तो 0 से लेकर 3 तक लूप चलेगा। 2 नंबर की जो रो है डी ऑफ 2 नंबर की जो रो है उसकी लेंथ है 6, तो 6 - 1 मतलब 5 तक लूप चलेगा। और एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डी ऑफ रो कॉल अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देने पड़ेंगे। तो जब रो की वैल्यू 0 होगी तो कॉलम वाला लूप 4 बार चलेगा। जब रो की वैल्यू 1 होगी तो कॉलम वाला लूप 3 बार चलेगा। जब रो की वैल्यू 2 होगी तो कॉलम वाला लूप 6 बार चलेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कोड लिखा है, डी ऑफ रो डॉट लेंथ -1 तक कॉलम वाला लूप चलना चाहिए। तो पहले केस में डी ऑफ 0 की लेंथ है 4, तो 0 से लेके 3 तक लूप चलेगा। दूसरे केस में डी ऑफ 1 रो की लेंथ क्या है 3, तो 0 से लेके 3 - 1 मतलब 2 तक लूप चलेगा। और जब रो इंडेक्स 2 होगा तो 0 से लेके 6 - 1 मतलब 5 तक लूप चलेगा। नेक्स्ट है जैक्ड एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब जैक्ड एरे जैसा मैंने बताया मल्टीपल एरेज से मिलकर बनती है, एरे ऑफ एरेज होती है। तो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मैंने लिखा डिम डी राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज 2 बार। इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे तो अपन अपर बाउंड दे नहीं सकते। इक्वल टू न्यू इंटीजर 2, मतलब इसमें 3 रोज होंगी। अब इनिशियलाइज करते हुए मैंने दिया 0 रो में न्यू इंटीजर ये 4 कॉलम, 1 रो में न्यू इंटीजर 3 कॉलम होंगे, 2 रो में न्यू इंटीजर और ये 5 कॉलम होंगे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जैक्ड एरे को इनिशियलाइज करते हुए उसके अंदर अपन ने 3 अलग अलग एरेज दी। 0 इंडेक्स के लिए एक एरे, 1 इंडेक्स के लिए एक एरे और 2 इंडेक्स के लिए एक एरे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इस एरे को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए अपन ने पिछले प्रोग्राम जैसा ही लूप चलाया, रो वाला कॉलम वाला, डी ऑफ रो कॉलम की वैल्यू प्रिंट करी। अब अगर मुझे ये पता लगाना हो कि लास्ट
रो कौन सी है, तो डी डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो। गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो क्या रिटर्न करेगा, लास्ट रो इंडेक्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने पहले किया था। अगर मुझे ये पता लगाना हो कि जीरो रो में लास्ट कॉलम कौन सा है, तो ये थोड़ा सा नया है, डी ऑफ जीरो, क्योंकि ये तो मल्टीपल एरेज से मिलके बनी हुई है। जीरो इंडेक्स पे एक एरे, वन इंडेक्स पे दूसरी एरे, टू इंडेक्स पे तीसरी एरे। तो डी ऑफ जीरो, डी ऑफ जीरो मतलब कौन सी एरे हो गई, ये वाली एरे, डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो। अब ये वाली एरे तो वन डी एरे ही है, तो गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो ही आएगा इसमें, इसमें वन नहीं आएगा, क्योंकि डी ऑफ जीरो पे खुद एक एरे अलोकेटेड है। तो डी ऑफ जीरो डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो क्या आएगा, 3। और अगर मैं लिखूं डी ऑफ टू डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो, तो डी ऑफ टू कौन सी एरे है, ये वाली एरे, इसका अपर बाउंड कौन सा है, 0 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है तो इसका आंसर आएगा 4। तो जैक्ड एरे के केस में यहाँ पे क्या होता है, अपने को अपर बाउंड मतलब लास्ट वैलिड इंडेक्स पता लगाना हो तो डी ऑफ जीरो खुद एक एरे है, डी ऑफ जीरो पे खुद एक एरे है, उसका गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो निकालेंगे। ऐसे डी ऑफ टू डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो। अगर मैं लिखूं डी ऑफ वन डॉट गेट अपर बाउंड ऑफ जीरो, तो डी ऑफ वन ये वाली एरे हो, और इसका अपर बाउंड क्या है, 2।